वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इस टॉपिक को हम वन शॉट के अंदर कवर करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस बेस पे करते हैं कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और ऑब्वियसली हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड के अलावा हमारे पास इसका यूनिट भी होगा इसके मेजरमेंट के लिए, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड यूनिट के अलावा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उस वेक्टर क्वांटिटी पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए एक ख़ास वेक्टर यूज़ किया जाता है और उस ख़ास वेक्टर को हम नाम क्या देते हैं? हम उसको नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। तो जो डायरेक्शन होगी किसी भी स्केलर क्वांटिटी की दैट विल बी स्पेसिफिक। और एक और बात याद रखें कि हर क्वांटिटी जिसको चेक करना हो कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, उसका बड़ा एक आसान सा तरीका है और वो ये कि क्या उस फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर के लॉज अप्लाई होते हैं, क्या वो फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का अलजबरा अप्लाई होता है। अगर वो हो दैट इज़ अ फिजिक वेक्टर क्वांटिटी और अगर ना हो दैट क्वांटिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के हवाले से याद रखिएगा कि जो क्वांटिटी स्केलर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन जो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। कि अगर एक क्वांटिटी राइट की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो नेगेटिव है, टॉप की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है और अगर डाउनवर्ड जा रही है तो नेगेटिव है। वेक्टर्स के हवाले से एक पॉइंट एज अ नोट याद रखें कि वेक्टर्स ऐड भी होते हैं, वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, वेक्टर्स मल्टीप्लाई भी होते हैं, लेकिन वेक्टर्स कभी डिवाइड नहीं होते। तो वेक्टर्स कैन बी एडेड और हेड टू टेल रूल आप मेथड जानते हो। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड और वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग जानते हैं कि सेम है। इसके अलावा वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, जो वेक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई भी होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों हम लोग कवर करते हैं और इसके अलावा वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी होता है, बट डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। आप कभी ये नहीं देखते कि वेक्टर को आप डिवाइड करते हो। और कई दफ़ा जब हम ये कहते हैं ना कि वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड कम होती है लेकिन हम उस वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, तो वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। जब आप इस चीज़ को कवर कर रहे होगे कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़। मतलब आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में देखते हो एनर्जी है, हीट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मास है, ये क्वांटिटीज़ क्या हैं? दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़। ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, तो आप उसका आंसर दे सको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स को ग्राफिकली विच रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के साथ विद एन एरो। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और स्ट्रेट लाइन के साथ एक एरो ड्रॉ किया जाता है, इसमें आप लोग एक चीज़ जानते हो कि उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और हमारे पास उसके आगे जो एरो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। मैंने अगर फर्स्ट करो ये एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन के अंदर जो लेंथ है दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जितनी लेंथ ज़्यादा इसका मतलब उतनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी वो ज़्यादा होगी। और ये जो एरो हेड होगा, ये एरो हेड हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट एरो हेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो किसकी लेंथ को ज़्यादा और किसी की लेंथ को स्मॉल शो करना है। वो ईजी है, मैग्नीट्यूड। आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट में वेक्टर डायग्राम याद होगी कि जब वोल्टेज और करंट को ड्रॉ किया जाता है तो वोल्टेज की लेंथ को ज़्यादा शो किया जाता है, करंट की लेंथ को कम शो किया जाता है। रीज़न क्योंकि वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और करंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास कम होती है।
इसके अलावा हमारे पास जो वेक्टर का हेड और टेल, उसके बारे में भी आपको पता है कि हमारे पास जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है हमारे पास ये उस वेक्टर की टेल होती है, और जहाँ पर वो वेक्टर एंड हो रहा होता है ये वेक्टर की हमारे पास हेड है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास उसका हमेशा किसी भी जगह पर आपने ड्रॉ करना होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट उस वेक्टर की टेल होगी, और जहाँ पर वो वेक्टर एंड होगा, एंड मतलब टर्मिनेट हो रहा होगा, तो एंडिंग पॉइंट हमारे पास उस वेक्टर का हेड होगा। तो ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बोल्ड फेस लेटर भी यूज़ करते हैं, या फिर एक वेक्टर के ऊपर एरो हेड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ग्राफिकल के लिए हमेशा एक लाइन सेगमेंट को यूज़ किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है? कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हमने वेक्टर को किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना है कि वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे एंड हो रहा है, और उसकी पोजीशंस को लोकेट करना है। उसके लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा आपके एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या चीज़ याद रखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में? पहला पॉइंट याद रखिएगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट फॉर पोजीशन। कि हमारे पास एक वेक्टर की पोजीशन के लिए ये रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर एक वेक्टर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करता है और उसका टेल इस टाइम पे ओरिजिन पर है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 0 हैं। और जहाँ पर उसका हेड होगा उसके हम एक्स और वाई के ऊपर कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टेल्स अस अबाउट द रेफरेंस पॉइंट्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। इसके अलावा हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर प्लेन में डिस्कस किया जाए, तो प्लेन के अंदर हमारे पास ये दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस का नाम देंगे, तो टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन। और अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस के अंदर हमारे पास ये थ्री परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर तीन परपेंडिकुलर लाइंस हों तो इन तीन परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं अगर तीन हो। और अगर दो आपके पास हों तो हम इनको नाम देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइंस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। वन इज़ द एक्स, अदर इज़ द वाई। और जब हमारे पास तीन परपेंडिकुलर लाइंस हों तो इसको नाम दिया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और ये जो सिस्टम है इन परपेंडिकुलर लाइंस का, इसे आप नाम देते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा ये जो परपेंडिकुलर लाइंस जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। चाहे हमारे पास प्लेन हो, चाहे हमारे पास स्पेस हो, जहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्सिस के सेम होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वहाँ पर x की वैल्यू, वहाँ पर y की वैल्यू और वहाँ पर z की वैल्यू सेम होगी। अगर ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट आपके पास होगा ओरिजिन। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये होंगे 0 0। और अगर आप स्पेस में बात कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास थर्ड एक्सिस भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो थर्ड एक्सिस होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसको आप नाम क्या दोगे? z। उसको भी आप रिप्रेजेंट करोगे ओरिजिन पर 0 के साथ। फिर वेक्टर की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जिन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन पॉइंट्स को आप नाम देते हो कोऑर्डिनेट्स का। अब अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस में हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए, बी और सी। तो फर्ज करो हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर की जो टेल है वो ओरिजिन पर है और हेड किसी एक पॉइंट पे प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप कहोगे 0 0 एंड 0। अगर पूछा जाए कि हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो उस हेड के कोऑर्डिनेट्स आप बोलोगे ए, बी एंड सी, जो कोई भी नंबर हो सकते हैं। ए रिप्रेजेंट करेगा उसकी पोजीशन को एक्स एक्सिस के ऊपर, बी रिप्रेजेंट करेगा उसकी पोजीशन को वाई एक्सिस के ऊपर, और सी रिप्रेजेंट करेगा उसकी पोजीशन को जी एक्सिस के ऊपर। फिर इन कोऑर्डिनेट्स के अलावा इस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोसाइन एंगल्स भी होते हैं।
वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोसाइन एंगल्स होते हैं जो तीन हैं, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक गैमा। अब अल्फ़ा, बीटा और गैमा इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा वेक्टर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उसका जो एंगल एक्स एक्सिस से होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा के साथ। उसका एंगल जो वाई एक्सिस के साथ होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा के साथ। और उसका एंगल जो जी एक्सिस के साथ होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गैमा के साथ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स ए, बी और सी, और जो हमारे पास कोसाइन एंगल्स हैं जो कि डायरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। और आपको याद होगा इन कोसाइन एंगल्स को कैसे फाइंड किया जाता है। इन कोसाइन एंगल्स को यूनिट वेक्टर्स की मदद से फाइंड किया जाता है, और ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ। हमारे पास वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर एक टाइप को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम लेक्चर के अंदर कुछ और टाइप्स भी डिस्कस की थी। मैं वो लिख रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने कवर यहाँ पर करनी है। जैसे अगर आप बात करते हो इक्वल वेक्टर्स की, तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। तो फर्स्ट करो, अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, उसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है। तो अगर एक और वेक्टर हो, उसकी मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन हो और उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ईस्ट हो, तो आप इन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स का नाम दोगे। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास अनइक्वल वेक्टर्स हो तो ऑब्वियसली बच्चे ये सेम नहीं होगा। फिर हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो ये लाजमी नहीं होता। नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर एक वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। मतलब अगर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ टुवर्ड्स ईस्ट 10 न्यूटन का, और एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ 10 न्यूटन का टुवर्ड्स वेस्ट, तो जो टुवर्ड्स वेस्ट है वो ईस्ट का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हो और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो कई दफ़ा ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब कई बच्चे ये सोचते हैं कि वो ऑपोजिट अगर है तो वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, मतलब वो एंगल 120 हो तभी वो वेक्टर्स ऑपोजिट ही हैं। नो, इस जगह जब वेक्टर्स के बारे में कहोगे कि वो वेक्टर्स ऑपोजिट हैं, तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और इसे आप कहाँ पर यूज़ करते हो? इसे आप यूज़ करते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर। कि लेट्स से अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को आपने कहा कि ए है, और मुझे इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए। मैं क्या करूँगा? मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करूँगा जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये वेक्टर पहले वेक्टर का क्या है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के हवाले से एक क्वेश्चन होता है कि कम से कम कितने वेक्टर्स हों जिनकी मैग्नीट्यूड सेम और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आए? तो आंसर होता है 2। और ये वो दो वेक्टर्स हैं। अगर आप ए को माइनस ए में ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। नेक्स्ट आपके पास है नल वेक्टर। और नल वेक्टर को इसके अलावा ज़ीरो वेक्टर का नाम भी दिया जाता है। अब नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर कई तरीके से आपके पास आता है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर आप बात करो तो आप कहते हो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। पहली चीज़, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसके अलावा उसकी जो डायरेक्शन हो वो अननोन हो। अननोन का वर्ड यूज़ किया जाता है, इमेजिनरी का वर्ड यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा आर्बिट्रेरी का, मतलब जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। ऐसा वेक्टर हमारे पास नल वेक्टर होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ओ को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर एरो हेड, और सिंपल अगर कैपिटल ओ भी ड्रॉ करें, दैट्स करेक्ट। अब नल वेक्टर कई तरीक़ों से आता है। अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हों या दो वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तब भी नल वेक्टर आएगा। अगर एक वेक्टर अपने नेगेटिव वेक्टर में ऐड हो, रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा, और वो रिजल्टेंट ज़ीरो क्या है? दैट इज़ अ नल वेक्टर। तो जब भी वेक्टर्स ऐड होकर आपको एक ज़ीरो रिजल्टेंट देते हैं तो उसको आप कहोगे कि दैट इज़ अ नल वेक्टर और अ ज़ीरो वेक्टर। वाई? क्योंकि वेक्टर्स जब ऐड होंगे तो रिजल्ट भी वेक्टर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वेक्टर्स को ऐड करो और आप कहो कि रिजल्टेंट ज़ीरो है। वो रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है, बल्कि वो ज़ीरो वेक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि यूनिट मैग्नीट्यूड। हर यूनिट वेक्टर कोई भी हो, चाहे हमारे पास वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे आई, जे और के होते हैं, जिनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का नाम देते हैं, चाहे वो वेक्टर्स किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, चाहे वो वेक्टर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर वो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो आपने सिंपल चेक करना है कि किसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है। इसके अलावा यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम ये होता है कि ये दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, एंड इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो फाइंड कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, दैट इज सिंपली अ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। जो भी आपके पास वेक्टर हो, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए, और उस वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की मदद से, जैसे ए अलॉन्ग एक्स है, बी अलॉन्ग वाई है, और सी अलॉन्ग जी है। अब मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मैं क्या करूँगा, ऊपर इस वेक्टर को इसी तरह से लिखूँगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और नीचे क्या करूँगा, इसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे ली जाती है? वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर लिया जाता है, उनको ऐड किया जाता है और उनका अंडर रूट, दैट्स इट। तो ये क्या किया आपने? या आपने उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर लिया, उनको ऐड किया एंड होल अंडर रूट, और इससे आपके पास वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड हो गई। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब मैंने आपको बताया था कि वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे? मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक आप क्या कर सकते हो कि जो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास ए, बी और सी हैं, अब इन तीनों को सेपरेटली मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप इनको सेपरेटली मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कुछ यूं लिखा जाएगा, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और साथ आपके पास आ जाएगा आई। फिर इसी तरह से बी है, और बी के नीचे आपके पास अगेन मैग्नीट्यूड आएगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और यहाँ पर आ जाएगा जे प्लस सी, और सी के साथ डिवाइड होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और साथ आपके पास आ जाएगा के। अब ये जो पहला फैक्टर आपके पास है, जो कि ए डिवाइड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अंडर रूट है, बच्चे ये कॉज अल्फा के इक्वल होता है। और यहाँ से आप कॉज इनवर्स लेकर अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और ये बात मैंने पहले कही थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करते हैं। और ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसको कॉज अल्फ़ा के इक्वल लोगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको कॉज बीटा के इक्वल लोगे, बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और इसी तरह से जब आप इसको कॉज गैमा के इक्वल लोगे तो ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम उस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। और अगर आप इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करोगे दोबारा, ऑब्वियसली वो किसके इक्वल आएगी? वो 1 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो वेक्टर की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, जो कि हमारे पास किसी भी वेक्टर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा कि वो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। और याद रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर जो होता है ये हमेशा आपके पास स्टार्ट कहाँ से होता है? ये ओरिजिन से होता है, ये फ्री वेक्टर नहीं होता। जो फ्री वेक्टर्स होते हैं वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उस पॉइंट पे जिसको आपने लोकेट करना है वहाँ पर टर्मिनेट होगा। क्या मतलब है इसका? फर्ज करो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पर दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं। एक हमारे पास है एक्स और एक हमारे पास है वाई, और एक पॉइंट है जो कि उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी। अब आपने इस पोजीशन को लोकेट करना है बाय द हेल्प ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। तो क्या करोगे, आप ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, मतलब टेल उसकी ओरिजिन पे होगी और हेड उसका उस पॉइंट पे होगा। अब ये जो वेक्टर है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेट हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर, इस वेक्टर को आप नाम देते हो पोजीशन वेक्टर का। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर से। तो जब भी आप किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को शो करोगे तो आर से
रिप्रेजेंट करोगे। और पोजीशन वेक्टर का एक यूज़ मैंने बताया था कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए आप पोजीशन वेक्टर को यूज़ करते हो, और फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हो, दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अच्छा, वेक्टर की जो और टाइप्स हैं उसको भी ऑब्वियसली हम लोग लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जैसे मैंने को लीनियर वेक्टर्स के बारे में बताया था, एक ऐसे वेक्टर जो एक लाइन में हो, को प्लेनर्स ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में हो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वो यूनिट वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं जैसे आई, जे और के। तो और भी वेक्टर की टाइप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वेक्टर की टाइप्स हमारे सिलेबस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं वो ये हैं जिनको मैंने यहाँ पर मैंशन किया। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। जब आपके पास एक वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या है, तीन कंडीशंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा और एक फिर चौथी भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। पहली कंडीशन ये कि अगर आपके पास जो स्केलर नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो हो। अब जब भी कोई नंबर आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या है, जब भी एक पॉजिटिव नंबर किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिएगा कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। तो फर्ज करो मैंने एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 2 नंबर पॉजिटिव है तो ये 2 उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो उस नंबर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। मतलब अगर वो नंबर 2 है ना और 2 मल्टीप्लाई हुआ उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, तो उसकी मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव तो डायरेक्शन हमारे पास सेम रही, और दूसरी चीज़ क्या होगी, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज। और मैग्नीट्यूड कितनी इंक्रीज करेगी, बाय m टाइम्स। तो फर्स्ट करो एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास है लेट से 20, और यूनिट हम कहते हैं कि लेट से फोर्स है न्यूटन। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 20 न्यूटन हो जाएगी। लेकिन अगर वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस वेक्टर के साथ वो नंबर पॉजिटिव ना हो, तो नंबर हमारे पास नेगेटिव हो, मीन्स m लेस देन जीरो है। तो नंबर अगर नेगेटिव होगा तो इससे आपकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब डायरेक्शन के रिवर्स होने का मतलब है 180 डिग्री। जैसे एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड होता है तो बेसिकली उस वेक्टर को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो डायरेक्शन रिवर्स। अगर एक वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ था तो वेक्टर्स टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा। और लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है बच्चे, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो जो भी वो नंबर होगा उस नंबर टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज बाय m टाइम्स। अब बच्चों का यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि वो जो नंबर है अगर वो 1/2 हो तो क्या होगा। बच्चे अगर वो नंबर 1/2 है तो मैग्नीट्यूड आपकी 1/2 टाइम्स हो जाएगी, और 1/2 का मतलब क्या है कि आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप 10 न्यूटन को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू 1/2 कितना होता है, 5, तो उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 5 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड इंक्रीज का यूज होता है, इसके लिए ज़्यादा जो बेहतर वर्ड है इंक्रीज की जगह वो चेंज है, कि उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी m टाइम्स। अब वो चेंज के अंदर मैग्नीट्यूड का इंक्रीज भी हो सकता है और वो मैग्नीट्यूड का डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। अब यहाँ पर एक केस और भी हमारे पास होता है कि अगर वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो वो जीरो के इक्वल हो तो फिर क्या होगा। अगर वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो के इक्वल हो तो फिर इसका बच्चे आंसर होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो नल वेक्टर होगा। इसको मैं एज अ नोट यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर वो नंबर ना तो पॉजिटिव है, नंबर ना तो वो नेगेटिव है, बल्कि वो नंबर जीरो के इक्वल है, और वो नंबर जीरो मल्टीप्लाई हुआ किसी वेक्टर के साथ, तो बच्चे क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा नल वेक्टर। क्योंकि नंबर अगर जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो उसने मैग्नीट्यूड को जीरो कर दिया, और एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है दैट वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। नेक्स्ट केस हमारे पास है कि अगर वो जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो कोई स्केलर क्वांटिटी हो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि एक डायमेंशनल क्वांटिटी हो, उसके यूनिट एग्जिस्ट करते हो, तो फिर क्या होगा। जैसे बच्चे वेलोसिटी को मैस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, एक नया वेक्टर मिल जाता है। जैसे मैस इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है, तो जब भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट आपके पास आता है एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी का, जिसके यूनिट और डायमेंशंस डिफरेंट होंगे। इम्पल्स की एग्जांपल देखो तो इम्पल्स में फोर्स टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फोर्स जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट इम्पल्स आएगा, और उसका यूनिट न्यूटन नहीं होगा बल्कि न्यूटन सेकंड होगा।
तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी जहाँ पर एक वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैस मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन से हो तो फोर्स है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी से हो तो मोमेंटम है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई टाइम से हो तो इम्पल्स है, एक अगेन न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो इन तमाम एग्जांपल्स में देखो तो एक वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर के साथ हो रहा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वेक्टर्स के ऑपरेशन की तरफ। और वेक्टर्स के ऑपरेशन जो एक जैसे हैं वो हैं आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आप ये नहीं कहते कि ये एक दूसरे के रिवर्स है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रिवर्स जो प्रोसेस होता है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जबकि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो आप इनके बारे में कहते हो कि ये सेम है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अंदर ऐड होता है, लेकिन उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें कि हम ग्राफिकली कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इसको मैं बहुत सारा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हमारा जो ग्राफिकल मेथड है किसी भी वेक्टर को ऐड करने का, और इवन इसको हम सब्ट्रैक्शन में भी ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, दैट इज़ हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल आप जानते हो कि क्या है, कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करना है तो दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो आपके पास रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक होगा। इवन अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी ऐड हो रहे हो और आपने वहाँ पर रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना हो तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन करें तो इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट more than one vectors into a single vector. It is a process to convert more than one vectors। के फर्ज करो 5 वेक्टर्स हैं, उनको आपने ऐड करना है, तो पांचों वेक्टर्स आपके पास क्या होंगे, ऐड होंगे। और ऐड होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक सिंगल वेक्टर के अंदर। और वो जो सिंगल वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट सिंगल वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, जिसके अंदर उन तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट होगा जिनको आप ऐड कर रहे हो। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और उन 3 वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। ये वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो क्या करोगे, बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिला दोगे। फिर तीसरा वेक्टर आपके पास सी है, सी की टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ मिला दोगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपके पास स्टार्ट होगा पहले वेक्टर के टेल से और एंड कहाँ पर होगा, लास्ट वेक्टर के हेड पे। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली उस डायग्राम को क्लोज करेगा। और जब उस डायग्राम को क्लोज करेगा तो जिस वेक्टर को आप ड्रॉ करोगे उसको क्लोज करने के लिए इसको आप नाम क्या देते हो, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हो। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कम्यूटेटिव होता है, इसका आंसर है यस। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपके पास कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनको आप ऐड करते हो a प्लस बी, तो अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज कर दो, इंस्टेड ऑफ a प्लस बी अगर आप b प्लस ए करते हो तो आंसर आपका सेम आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये बात याद रखें कि जब वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड किया जाता है तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखते हैं। आप उन वेक्टर्स की डायरेक्शन को नहीं छेड़ते, जो उन वेक्टर्स की एक्चुअल डायरेक्शन होगी उसी तरह से उन वेक्टर्स को आप रखोगे और उनको आप ऐड करोगे, तभी आपके पास करेक्ट रिजल्टेंट आएगा। अगर आप उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब 3 हम लोगों ने लॉस डिस्कस किए थे वेक्टर्स को ऐड करने के हवाले से, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉ हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वेक्टर की एडिशन से रिलेटेड वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हों, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग, और ट्रायंगल कोई भी हो सकती है, ये ट्रायंगल लाजमी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल है चाहे वो आइसोसेल्स है, लेकिन रूल ये कि वो दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स के अलोंग हो। तो जो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली उन वेक्टर्स की थर्ड साइड होगी, या उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, लाइक दिस। ये आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या फार्मूला जिसकी मदद से आप इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हो,
जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल रिक्वायर्ड है। कि फ़र्ज़ करो अगर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान अगर आपको एंगल गिवन हो कि लेट्स से ए और बी के दरमियान जो आपका एंगल है वो थीटा है, और आपने कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट को, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 7 है, तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, और साथ क्या आएगा कॉज ऑफ थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बच्चे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। इवन हमने लेक्चर में ये भी देखा था कि जो आपका रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट के एंगल को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर आप रिजल्टेंट के एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस एंगल का फार्मूला क्या था? उस एंगल का फार्मूला था tan इनवर्स, और साथ आपके पास क्या आएगा? b साइन थीटा, जो आपका सेकंड वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और डिवाइड कैसे कर दोगे? a प्लस बी कॉस थीटा से। अब इस फार्मूला का रट्टा ना लगाना कि बस हमेशा ऊपर b साइन थीटा ही आएगा। ये याद रखिएगा कि ऊपर वो वेक्टर आएगा जिसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व करोगे और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। फर्स्ट को अगर b की जगह a आ जाता ना, तो फिर फार्मूला में a साइन थीटा ऊपर आ जाता और नीचे आता b प्लस a कॉस थीटा। दूसरा जो लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने से रिलेटेड, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा जो लॉ आपके पास है वो क्या है? दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमें ये बताता है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अब डायगोनल आपको पता है कि जो आपके पास ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं, ऑपोजिट आपके पास कॉर्नर्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनको आपस में कनेक्ट करने से आता है। लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, ये पैरेललोग्राम की एक साइड के अलोंग, और दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी साइड के अलोंग है। अब पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो अगर ए है तो ए के ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास जो वेक्टर होगा जो उसके पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सेम, उस वेक्टर को ए बोलोगे। इसी तरह वेक्टर बी के जो पैरेलल वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा जिसकी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, वो वेक्टर बी होगा। और यहाँ भी वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? थीटा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट आपका डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, और ये आपके पास ए प्लस बी के इक्वल है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या इसका फार्मूला डिफरेंट है? नो। क्यों डिफरेंट नहीं है? क्योंकि पैरेललोग्राम को अगर आप गौर से देखो तो पैरेललोग्राम का अगर हाफ किया जाए तो वो एक ट्राइंगल होती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ट्राइंगल की दो साइड के अलॉन्ग वेक्टर है। इसलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का भी फार्मूला सेम है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल गिवन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के थ्रू आप इन वेक्टर्स की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगेन यहाँ पर भी अगर आपने इस रिजल्टेंट के एंगल को कैलकुलेट करना है, ए और बी के दरमियान एंगल थीटा है, लेकिन अगर रिजल्टेंट का जो एंगल है वो अल्फा है, तो अल्फा का फार्मूला वही होगा जो ऊपर आपने कवर किया कि जो वेक्टर आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है उसका आप लोगे वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा, और डिवाइड कर दोगे पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के साथ। ये आपके पास उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड हो जाए। तीसरा जो लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने से रिलेटेड, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि अगर आपके पास साइड्स दो से ज़्यादा हों किसी ज्योमेट्रिकल शेप की, तो कोई मसला नहीं बचे। आपके पास जितनी भी साइड्स हैं आप उन साइड्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो उसकी nth साइड होगी वो ऑब्वियसली उसका रिजल्टेंट होगा। कि फर्ज करो आपके पास एक पेंटागन है, तो अगर आपके पास एक पेंटागन है तो मतलब 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स में से जो 4 साइड्स होंगी वो आपके वेक्टर्स होंगे। कि अगर फर्ज करो ये फर्स्ट साइड है, ये वेक्टर ए, ये आपके पास सेकंड साइड है, ये वेक्टर बी, ये थर्ड साइड, दिस इज वेक्टर सी, और जो आपके पास फोर्थ साइड है दैट इज वेक्टर डी। तो क्या होगा रिजल्टेंट? इस पॉलीगॉन का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी फिफ्थ साइड होगी। तो ये जो लास्ट मैंने साइड क्लोज की, ये बेसिकली इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। अगर फर्ज करो वेक्टर की टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n है, तो n-1 जो साइड्स होंगी वो आपके पास वेक्टर्स होंगे। जैसे पेंटागन था ना, 5 साइड्स होती हैं,
तो 4 साइड्स, क्योंकि 5 माइनस 1 4, तो n माइनस 1 साइड जो आपके पास हैं वो वेक्टर्स हैं जो आपस में हेड टू टेल रूल के साथ ऐड हो रहे हैं। और जो आपके पास nth साइड होगी, जो उन तमाम को ज्वाइन करने से जो nth साइड होगी वो क्या होगा, वो nth साइड आपके पास उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए तमाम जो आपके पास वेक्टर्स हैं जो n माइनस 1 साइड्स के अलॉन्ग हैं, उन तमाम वेक्टर्स को आप ऐड करोगे। और एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, ये आगे हम पढ़ेंगे, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तमाम के x कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर लेंगे, तमाम के y कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर लेंगे, होल अंडर रूट, इससे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है रिजल्टेंट की, तो tan इनवर्स y कंपोनेंट, तमाम y कंपोनेंट का सम डिवाइड बाय तमाम x कंपोनेंट का सम। ये आपके पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बात बताएं, अगर आपके पास एक क्लोज पॉलीगॉन हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर n माइनस 1 साइड्स ना हो, बल्कि आपके पास एक क्लोज पॉलीगॉन हो, आप कह सकते हो कि अगर आपके पास एक पॉलीगॉन है जिसकी n साइड्स हैं और n साइड्स के अलॉन्ग आपके वेक्टर्स अरेंज हैं हेड टू टेल रूल से, फिर आप कहोगे कि आपका रिजल्टेंट जीरो है। ये पॉइंट याद रखिएगा एक एमसीक्यू के लिए, कि अगर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन हो जिसमें n माइनस 1 साइड्स की जगह n साइड्स एक क्लोजली अरेंज हो, तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ नल वेक्टर। तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होगी और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है एडिंग अ वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर। जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव के साथ ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। कि फर्स्ट करो मुझे a माइनस बी फाइंड करना है, तो a माइनस बी फाइंड करने का मतलब है कि मुझे a के अंदर नेगेटिव b को ऐड करना। ये क्या है? ये एडिशन ही है। तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो ये है कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर, जैसे यहां पर एक वेक्टर a है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं किसके साथ? टू द नेगेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर के नेगेटिव के साथ। और अगर आपके पास वेक्टर्स दो से ज्यादा हों तो ऑब्वियसली हर जो नेक्स्ट वेक्टर होगा उसका आप नेगेटिव लेते जाओगे और प्रीवियस वेक्टर के साथ उसको हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करते जाओ। अब वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या कोई फार्मूला होता है? यस। अगर आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल गिवन हो थीटा और आपको कहा जाए कि उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आप बच्चे बिल्कुल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू उस रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंस क्या आएगा? ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। डिफरेंस ये आएगा कि इसके फार्मूला के अंदर पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, बल्कि पॉजिटिव साइन की जगह यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और क्यों नेगेटिव साइन आता है ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है सब्ट्रैक्शन के अंदर वो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा होता है। तो उस 180 माइनस थीटा की वजह से कॉस थीटा जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वेक्टर्स ऐड हो रहे हो तो हमारे पास रिजल्टेंट के फार्मूला में पॉजिटिव आता है, और वेक्टर्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हमारे पास साइन क्या आता है? नेगेटिव आता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड हमसे पूछे जाते हैं, उनको हम क्विकली यहाँ पर गो थ्रू करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप उनके आंसर साथ साथ दो। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो किस एंगल के ऊपर उन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा? अब मैं सारी की सारी बात कर रहा हूँ एडिशन से रिलेटेड। तो दो वेक्टर्स के दरमियान आपका रिजल्टेंट तब मैक्सिमम होता है अगर उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। और 0 डिग्री पर आप ये कहते हो कि वेक्टर सिंपल अरिथमेटिक मेथड के थ्रू ऐड होते हैं। मतलब अगर एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, तो सिंपली आप 2 + 5 करोगे, आपका रिजल्टेंट 7 है। अरिथमेटिक एडिशन। इसी तरह से हमसे पूछा जाता है कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा अगर उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। तो ये आपको एक रेंज पता चल गई कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू और कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करने से आएगी और कम से कम वैल्यू उन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो a + b से ग्रेटर नहीं हो सकता और a - b से लेसर नहीं हो सकता। ये आपकी रेंज है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट की जो रेंज होगी वो क्या होगी? दैट रेंज विल बी, और ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ,
दैट विल बी लेसर देन और इक्वल टू a प्लस बी। जब उन वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जो भी आपके पास रिजल्ट आता है मैक्सिमम वैल्यू उसके इक्वल या उससे लेसर है, और हमारे पास जो उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। जैसे मैंने 2+5 कहा ना, तो 2+5 कितना है 7, और 2 - 5 क्या है -3। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो -3 और आपके पास 7 के दरमियान होगा, इससे छोटा और 7 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर एक और कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो क्या होगा। याद है ये कंडीशन कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट वो कुछ इस तरह से है कि अगर दो वेक्टर्स ए और वेक्टर बी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और एक्स के इक्वल है, और इसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है, और आप इन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो ए प्लस बी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी एक्स के इक्वल आएगी। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर्स उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल और जो उनके दरमियान एंगल है वो 120 डिग्री, और वो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हो, तो जो उन वेक्टर का रिजल्टेंट आपके पास होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी उनके इक्वल आएगी। लेकिन अगर आपके पास वो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तब क्या होता है। अगर आपके पास वो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो किस एंगल के ऊपर फिर मैग्नीट्यूड सेम आती है, फिर आपके पास 60 डिग्री आंसर आता है। तो ये दोनों कंडीशंस के साथ आप फेमिलियर होने चाहिए हो। दोनों को मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर ए और बी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इन वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये वेक्टर्स आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो भी किसके इक्वल आएगा, वो एक्स के इक्वल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है, और वो ये कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के ऊपर उन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा और उन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। फर्स्ट करो एक वेक्टर अलॉन्ग एक्स है और दूसरा वेक्टर अलॉन्ग वाई है 90 डिग्री, तो इन वेक्टर्स का जो सम आएगा और इन वेक्टर्स का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इक्वल होगा, और इवन इनका जो रिजल्टेंट होगा सम का और डिफरेंस का, उस रिजल्टेंट का एंगल भी सेम होगा। जो ए प्लस बी का रिजल्टेंट आएगा और जो ए माइनस बी का रिजल्टेंट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, वो सेम आएगा। फिर एक और कंडीशन मैंने बताई थी इसी किस्से के साथ, इसी को आगे लेकर चलते हुए, वो ये थी कि अगर एंगल 90 हो, अगर एंगल 90 हो और उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी उन दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास उन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। मतलब अगर अल्फ़ा 1 लोगे तो अल्फ़ा 1 आपके पास 45 आएगा, जो अल्फ़ा 2 लोगे जो डिफरेंस की वजह से आएगा वो भी 45, और इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल। और ये हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको प्रूव भी किया था कि किस तरह से हमारे पास ये इक्वल आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ, कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करना एडिशन ऑफ वेक्टर के रिवर्स है। पहली चीज़ तो ये याद रखें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर में आप एक से ज़्यादा वेक्टर्स को सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करते हो, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर आप एक वेक्टर को एक से ज़्यादा वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हो। इट्स द रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब डिफाइन किया जाता है तो डिफाइन इसको यूं किया जाता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज बेसिकली स्प्लिटिंग। स्प्लिट भी कह सकते हो, डिवाइड भी कह सकते हो। स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स, एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ये आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब जब उन वेक्टर्स को स्प्लिट किया जाए, अगर उन वेक्टर्स को स्प्लिट किया जाए और स्प्लिट किया जाए लेट से दो पार्ट्स के अंदर, और वो दोनों पार्ट्स जो उस वेक्टर के हों अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एंड टू पार्ट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बच्चे फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो अगर एक वेक्टर को स्प्लिट किया दो पार्ट्स के अंदर,
और वो दोनों पार्ट्स हमारे पास क्या हों, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। मैंने आपको एक मेथड बताया था, उसमें को मैं क्विकली यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए, और वेक्टर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उस वेक्टर का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से थीटा है। आपने इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। याद रखिएगा जब तक आपको यह ना पता हो कि उस वेक्टर का एंगल क्या है और किस एक्सिस के साथ है, किस रेफरेंस के साथ है, आप उस वेक्टर को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। जब ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर अपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। एक कंपोनेंट उसका जो अलॉन्ग एक्स होगा, यहाँ पर इसको बोलोगे ए एक्स, और ये किसके इक्वल है, ए कॉस ऑफ थीटा के। और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास होगा ए वाई, क्योंकि वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और ये इक्वल होगा ए साइन थीटा के। क्या लाजमी है कि जो वेक्टर हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो वो ए कॉस थीटा हो, और जो वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस हो वो हमेशा ए साइन थीटा हो? तो इसका आंसर है नो। ये डिपेंड करता है हमारे एंगल के ऊपर। लेट्स से अगर वही वेक्टर ए, उसका एंगल एक्स एक्सिस से ना गिवन होता और उसका एंगल गिवन होता विद वाई एक्सिस, और हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई रिजॉल्व करते हैं, हम इसको रिजॉल्व करते विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फिर मुझे परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करना था वो वाई पे करना था। अब मैं इस वेक्टर को अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, तो अब इसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई है जिसको मैं ए वाई बोलूंगा, और एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स है जिसको मैं ए एक्स बोलूंगा। अब जो कंपोनेंट इसका अलॉन्ग वाई है, क्या वो ए साइन थीटा है? तो इसका आंसर है नो। अब ये कंपोनेंट अलॉन्ग वाई है, ये कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स है, लेकिन अब जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स है वो आपके पास ए साइन थीटा के इक्वल है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और जो अलॉन्ग आपके पास वाई है वो इसका हॉरिजॉन्टल है, और वो ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो मतलब जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो रट्टा नहीं लगा लेना कि जो अलॉन्ग एक्स है वो ए कॉस थीटा होगा और जो अलॉन्ग वाई है वो ए साइन थीटा होगा। ये डिपेंड करता है कि उस वेक्टर का एंगल कौन सा गिवन है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट ये था कि जब भी आपने किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने ढूंढना है कि उस वेक्टर का एंगल कहाँ पर है, और फिर आपने करना क्या है, उस एंगल को यूज करते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। क्या बना लेनी है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। उस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड आपके पास बेस होगी और एक साइड होगी परपेंडिकुलर। जो वेक्टर खुद होगा ना वो तो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो बेस हमेशा वो होगी जिसके साथ कॉज आएगा, और जो उस ट्राइंगल की हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा वो होगा जिसके साथ साइन आएगा। मतलब अगर फर्ज करो ये वेक्टर आपके पास एफ है और इसको आप रिजॉल्व कर रहे हो, तो बेस आपके पास एफ कॉस थीटा और जो परपेंडिकुलर है वो एफ साइन थीटा। इस शॉर्टकट को यूज करें। तो जब भी आपने किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना होगा आप इजीली उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मेंशन कर दोगे। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में आपकी वैल्यू जो नॉर्मली यूज होती है वो तो यही है कि आपके पास अगर ए एक्स है तो ए कॉस थीटा है, और ए वाई है तो ए साइन थीटा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया रट्टा नहीं लगाना, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा ये स्टैंडर्ड जो डायग्राम है उसकी रेफरेंस के साथ है। और स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस गिवन है, तो तब आप कहोगे कि जो अलॉन्ग एक्स है वो ए कॉस थीटा है और जो अलॉन्ग वाई है वो ए साइन थीटा। मतलब ये जो मैंने ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा लिखा, ये इस डायग्राम के रेफरेंस से लिखा, दिस वन। अगर ये वेक्टर है और इस वेक्टर का जो एंगल है थीटा, इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्ज करो अगर मुझे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे उस ट्राइंगल की बेस पता है, मुझे उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है। तो अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली उन बेस और उन परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे। तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो। और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करोगे,
आप tan इनवर्स को यूज़ करोगे और tan इनवर्स और y कॉम्पोनेंट को x कॉम्पोनेंट के साथ डिवाइड कर दोगे। और याद रखिएगा कि जब भी आप y कॉम्पोनेंट को x कॉम्पोनेंट से डिवाइड करते हो तो जो एंगल आपसे यहाँ पर कैलकुलेट होता है वो एंगल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होता है। वो हमेशा एंगल किससे होता है? विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। और अगर आपको एंगल x एक्सिस के साथ नहीं चाहिए, आपको एंगल y एक्सिस के साथ चाहिए, तो क्या करोगे? आप फार्मूला को रिवर्स कर दोगे। अब बजाय y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड करने के, अब x कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ डिवाइड कर दोगे। तो ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, और वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि हम किस तरह से वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ये आपके पास एक एनालिटिकल मेथड है। कौन सा मेथड है? ये आपके पास एनालिटिकल मेथड है। और इसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि ये हेड टू टेल रूल से ज़्यादा रिलायबल है। जब हेड टू टेल रूल के अंदर आपको तो तमाम वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे एज पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन जब आप वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करते हो तो फिर आपको उनको हेड टू टेल रूल से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके बगैर भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के साथ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और आपको उन दोनों वेक्टर्स के बारे में बता दिया गया कि वो वेक्टर्स का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या है। जैसे मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये वेक्टर है ए, दिस वन, और मुझे इस वेक्टर ए को ऐड करना है एक और वेक्टर के साथ, और वो वेक्टर है बी। अब ये दो वेक्टर्स मुझे गिवन है। मुझे कहा जाता है कि इन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, और जिस मेथड को यूज़ करते हुए मुझे रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मुझे जो इन्फॉर्मेशन इसके अलावा गिवन होगी वो ये गिवन होगी कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उसका एंगल क्या है। अगर ए का एंगल θ1 है और बी का जो एंगल है वो θ2। तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड है वो हमें ये बताता है कि आप क्या करोगे। आप सबसे पहले तमाम जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? तमाम वेक्टर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा उनका सम। तमाम वेक्टर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा उनका सम। अगर दो वेक्टर्स हैं तो ए एक्स प्लस बी एक्स, और ऑब्वियसली वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर आपके पास ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई ये ऐड होगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने उनके वाई कंपोनेंट को देखना है तो क्या करोगे? उन तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को भी आप ऐड कर दोगे। दो हैं तो दो, अगर तीन है तो तीन, अगर चार हैं तो चार। जिस चीज़ का ख्याल रखना है आपने वो डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि अगर कंपोनेंट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स है तो आप पॉजिटिव लिखोगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे। फिर उसके बाद उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको तरीका पता है। ओवरऑल वेक्टर तो ये है ना, अगर आपने एक्स और वाई को फाइंड कर लिया तो सिंपल उन एक्स और वाई को ऐड कर दो तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो ये कि जो आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड का मेथड हम जानते हैं। हम क्या करेंगे? उसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर लेंगे प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। अब मुझे कोई हेड टू टेल रूल ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपली उन वेक्टर्स को रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने के बाद उनके तमाम एक्स ऐड कर दिए, तमाम वाई ऐड कर दिए, और इसके थ्रू मैग्नीट्यूड फाइंड हो गई। और अगर मुझे उस वेक्टर की जो रिजल्टेंट है डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए तमाम जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करूँगा, तमाम जो एक्स कंपोनेंट हैं उनको ऐड करूँगा, इनकी रेशो लूँगा और tan इनवर्स लूँगा, और मेरा जो एंगल है वो कैलकुलेट हो जाए। ये आपके पास है मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ये जो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हो वो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो किसी भी जगह पर हो सकते हैं, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो फिर एग्जैक्ट डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाए? तो इसके बच्चे कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर आपके पास पहला क्वाड्रेंट हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हों, इसका मतलब आपका वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा
तो जो आपने एंगल थीटा कैलकुलेट किया वही बच्चे आपका एक्चुअल एंगल भी होगा। मतलब आपको वही एक्चुअल एंगल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्चुअल एंगल में फाई कह देता हूं और दैट इज इक्वल टू थीटा। लेकिन अगर जब आपने रिजल्टेंट फाइंड किया और आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, जैसे -2i + 5j, लेकिन जो आपका y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में लाए नहीं कर रहा, आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा। जो वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा तो जो फार्मूला आपको एंगल देगा वो तो एक्स एक्सिस से देगा, दिस वन। लेकिन आपको जो एंगल रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है? वो एंगल रिक्वायर्ड होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दिस वन। तो इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जब आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर आपने अपने एक्चुअल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए जो थीटा आपने कैलकुलेट किया उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो पहले क्वाड्रेंट में होगा तो कुछ नहीं करना। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में होगा तो जो आपने tan इनवर्स के फार्मूला से एंगल फाइंड किया 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो फर्स्ट करो आपका आंसर 30 आया, लेकिन एक्चुअल आंसर 30 नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 30 होता ही नहीं है। एक्चुअल आंसर क्या होगा? 180 - 30 एंड दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अगर आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करे तो थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान ये होगी कि आपका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होंगे। एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और जो वाई कंपोनेंट होगा वो भी नेगेटिव होगा। अब आपको जो फार्मूला आंसर देगा वो ये वाला देगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करोगे? अगर आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो फिर आपको 180 में थीटा को ऐड करना पड़ेगा, 270 के साथ नहीं, क्योंकि 270 के साथ तो आपको एंगल पता ही नहीं है। आपको एंगल पता है इसके साथ, 180 के साथ। इस वजह से आप 180 डिग्री में थीटा को ऐड करोगे और आपका एक्चुअल एंगल फाइंड हो जाएगा। और अगर आपके पास वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो और ये कौन सा वेक्टर है? ये आपके पास रिजल्टेंट है। इसका मतलब होगा कि आर एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन आर वाई नेगेटिव होगा। वेक्टर देख के पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे 2i - 5j, 2i एक्स पॉजिटिव है, -5j आपका y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, लेकिन ये एंगल आपका क्लॉकवाइज है। एक तो आपको एंगल एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, दूसरा पॉजिटिव एक्स से चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 360 डिग्री में से जो एंगल आपने कैलकुलेट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये क्वाड्रेंट्स के हवाले से एंगल्स के रूल याद रखिएगा कि जो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो वो किस क्वाड्रेंट में लाए करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एक्चुअल एंगल होगा वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पहले के अंदर कुछ नहीं करना, दूसरे के अंदर 180 में से आपने थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तीसरे में 180 में थीटा को ऐड करना है और चौथे में 360 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स की एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को डिस्कस कर लिया। हमने वेक्टर्स के हवाले से ये देख लिया कि वेक्टर स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब हम वेक्टर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे। एक हमारे पास होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और हमारा जो रिजल्टेंट आए वो स्केलर क्वांटिटी है तो दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हमारे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है, द वेक्टर्स ऑफ टू प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन जो उनकी वजह से रिजल्टेंट आता है वो वर्क, वो स्केलर है। पावर, फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन जो रिजल्टेंट है पावर, वो स्केलर है। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर आपके पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और जो आपका रिजल्टेंट हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे टॉर्क में आर और एफ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम आर और पी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। तो अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। मैथमेटिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो अगर आपके पास लेट से दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उन वेक्टर्स के दरमियान आपको एंगल गिवन है थीटा, याद रखिएगा ये एंगल वेक्टर्स के दरमियान है। तो अगर आपने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है
इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल आएगा ए बी कोसाइन ऑफ थीटा के। ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और यही दो वेक्टर्स अगर आपके पास ए और बी और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा और आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा नहीं आता, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास साइन थीटा आता है, एक चीज़। फिर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी। देखो जो ए बी कॉस थीटा है ना, ये ए बी कॉस थीटा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ दो चीज़ें आनी चाहिए। वहाँ पर आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आनी चाहिए और इसके अलावा वेक्टर की डायरेक्शन भी आनी चाहिए। तो एन कैप आपका यूनिट वेक्टर होगा जो कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। एन क्यों आता है? एन इस वजह से आता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा अपने वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी लेता हूँ और ए क्रॉस बी सी के इक्वल आएगा, तो सी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन को अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आप जानते हो कि फर्स्ट वेक्टर पे आप हाथ रखोगे और सेकंड वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड को कर्ल करोगे। अगर फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए पर आपने हाथ रखा और जो सेकंड वेक्टर आपके पास बी है उसकी तरफ आपने कर्ल किया। तो जब आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे तो जो आपका थंब होगा वो थंब ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन बता रहा होगा जिस तरफ आपके पास रिजल्टेंट है। तो लेट्स से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास ये राइट हैंड है। राइट हैंड में मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो फिंगर्स हैं उनको अलाइन किया। फिंगर्स को अलाइन मैंने किस तरह से किया? अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। जैसे अगर फर्स्ट वेक्टर मेरे पास ए है और फिर मैंने इन फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना, इनको रोटेट करना किसकी तरफ? जो मेरा सेकंड वेक्टर होगा बी। और किस डायरेक्शन में? अलोंग द शॉर्टर एंगल, जो उनके दरमियान शॉर्टर एंगल होगा उसके अलोंग मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा। तो जो थंब होगा उसको आपने इरेक्ट रखना है। वो थंब आपको उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि जो उसका रिजल्टेंट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और वो हमेशा उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। हमेशा, कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें वो परपेंडिकुलर ना हो। स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स, हर वो एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में मैंने वर्क को मेंशन किया। वर्क के अलावा आपके पास पावर है, पावर के अलावा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये तमाम आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में अगर आप आएँ तो वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में हमारे पास टॉर्क है, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, पी आपका लीनियर मोमेंटम होता है। इसके अलावा आपकी जो वेलोसिटी है जिसको हम सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं, वी टी ओमेगा क्रॉस आर, ये भी आपके पास एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट की। इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ये दोनों भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। चाहे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज हो जो कि मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसमें आप वी का पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, और चाहे मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे हो जिसमें आप एल का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो। ये आपकी सारी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स। अब आपने यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना है। याद रखिएगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव किस सेंस में? एंगल की वजह से। अगर आपका एंगल पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, आपका आंसर पॉजिटिव। और अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे वर्क पॉजिटिव भी होता है और वर्क नेगेटिव भी होता है। इसी तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्केलर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वे करते हैं, तो इसका आंसर है नो।
जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, मतलब ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है ना। तो अगर आप वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज भी कर देते हो तो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, रीजन डायरेक्शन है। अगर ए क्रॉस बी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो बी क्रॉस ए साउथ डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। अगर आपने इक्वलिटी का साइन लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब इनके दरमियान जो एंगल आपके पास होगा 180 डिग्री का होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि हमारे पास क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, तो इसका आंसर है यस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्कस नहीं होती, वो ओबे नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों ओबे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी प्लस सी। या आपने जो ब्रैकेट के बाहर है वेक्टर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके साथ जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये इक्वल आपके पास है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर आपने कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे। जब भी आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को कैलकुलेट करना हो तो जो प्रेफरेबल मेथड है वो आपका डॉट प्रोडक्ट है। प्रेफरेबल क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, जल्दी फाइंड हो जाता है। तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करोगे। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखूंगा, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा को आपने रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये मेथड लेंथी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आपको मैट्रिसेस यूज करनी पड़ती हैं, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो पहले आप ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के साथ, तो तब जाकर आपके पास उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल आएगा। सॉरी, नॉट टेन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा। इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो जो प्रेफरेबल मेथड है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट बच्चे आपके पास आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू। ये डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपके पास इन एंगल्स पे होती है। डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन है, और आप जानते हो कि कहाँ पर इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। जहाँ पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम और जहाँ कॉस की वैल्यू मिनिमम, आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0 डिग्री या एंगल 180 होगा, और जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री या फिर आपके पास एंगल 270, क्योंकि इन दोनों के ऊपर आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। 0 डिग्री के ऊपर आपके पास डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, और 180 डिग्री के ऊपर आपका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव मैक्सिमम होगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा है और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 पे और 270 पे आती है। तो 90 पर आपके पास वैल्यू जो आएगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मैक्सिमम आएगी, और 270 पर आपके जो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी वो नेगेटिव मैक्सिमम आएगी, ओनली मैग्नीट्यूड। क्योंकि साइन थीटा 90 +1 होता है, 270 -1 होता है। जबकि आपका एंगल अगर 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो तो साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होते हैं, तो इन पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होगा और 0 आएगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 0, और अगर आप एज अ होल वेक्टर की बात करोगे तो फिर आपका आंसर 0 वेक्टर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सेल्फ प्रोडक्ट की। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि जब एक वेक्टर को उसके अपने साथ मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे
आप डॉट प्रोडक्ट में ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा ए का स्क्वायर, क्योंकि एक वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा और ए इंटू ए स्क्वायर। तो सेल्फ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो बच्चे आपके पास साइन है, और आपके एक वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना है? 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस ए 0 के इक्वल आएगा। और अगर आप वेक्टर्स लेते हो, मैग्नीट्यूड नहीं लेते हो, तब आपके पास आंसर क्या आएगा? नल वेक्टर। तो क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए स्केयर के इक्वल होता है, अपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के। लेकिन जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल वेक्टर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हो, अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हो तो क्या होगा? सिमिलर यूनिट वेक्टर से मुराद है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो सिमिलर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, क्योंकि उनका आपस में एंगल 0 होगा, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो कॉस 0 1, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी क्या होती है? 1। लेकिन जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जैसे आई डॉट क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, या के क्रॉस के, तो वो आपके पास 0 होगा। क्यों? उनका आपस में एंगल कितना है? उनका आपस में एंगल 0, और साइन 0 0 होता है। फिर अगर वो वेक्टर्स सिमिलर ना हो, वो ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि जो आपस में परपेंडिकुलर हो। आप डिफरेंट भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर वर्ड जो है वो ये कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हों। जैसे आई डॉट जे, आई जे के परपेंडिकुलर है, जे डॉट के, और इसी तरह से के डॉट आई। तो एंगल 90 है, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आपके पास 0 के इक्वल है। जबकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वहां पर आप एक ये रूल याद रखते हो, आई जे और के, इनको आप क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर लोगे। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करोगे फिर आपका आंसर क्या होगा? जब आप आई क्रॉस जे लोगे तो आपने बेसिकली राइट हैंड रूल को यूज करना है, तो वो रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। और अगर आप रिवर्स करोगे जे क्रॉस आई तो वो माइनस के। इसी तरह से अगर आप जे क्रॉस के लो, आप जे से के की तरफ राइट हैंड रूल को अप्लाई करो तो वो आई के इक्वल आएगा। और इसी तरह से अगर आप के क्रॉस आई लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जे। और अगर आप रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव की जगह आपका आंसर नेगेटिव आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अगर आपके पास जो वेक्टर्स हों ए और बी, जिनका आपने डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो, तो फिर आपके पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब हमारे पास ये कि अगर लेट से जो वेक्टर ए है दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, प्लस ए वाई जे, ये इसका वाई कंपोनेंट है, प्लस ए जी के, ये इसका जेड कंपोनेंट है। क्योंकि स्पेस के अंदर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं और प्लेन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। जो वेक्टर बी होगा वो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस डी जी के। अब ये वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, जैसे 2i प्लस 7j माइनस के, इस तरह से। तो अगर आप इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट। मतलब x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और z को z के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दैट्स इट। आपने क्या करना है? जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, आपका डॉट प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। हम लोग वर्क के ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और आपने वर्क कैलकुलेट करना हो। लेकिन जब आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो ये थोड़ा सा मेथड आपका लेंथी है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। हमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फिर हमें जो रूल यूज़ करना पड़ता है वो डिटर्मिनेंट का यूज़ करना पड़ता है। और डिटर्मिनेंट आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स होता है। 3x3 का मैट्रिक्स का मतलब होगा 3 आपके पास रोज होंगी और 3 आपके पास कॉलम होंगे। जो पहली रो होगी ना उसमें हमेशा आपके तीनों यूनिट वेक्टर्स होंगे, हमेशा। इसमें आई, इसमें जे और इसमें के। जो आपके पास दूसरी रो होती है उसमें जो पहला वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब पहला वेक्टर आपके पास ए है तो यहां पर आएगा ए एक्स, यहां पर आएगा बी एक्स,
और यहाँ पर आपके पास सॉरी नॉट बी एक्स, ए वाई, जो पहला वेक्टर है ए एक्स, ए वाई और ए जी। और फिर आपके पास जो तीसरी रो है, उस तीसरी रो में जो आपके पास ऑर्डर के एतबार से दूसरा वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। यहाँ पर आपके पास आएगा बी एक्स, बी वाई और यहाँ पर आपके पास आएगा बी जी। फिर करना क्या होता है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना होता है। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन किया जाता है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करना है, और इसका एक शॉर्टकट सा एक बना लो कि आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे आई को, और आई के साथ आपके पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा। फिर आपके पास जे आएगा और वो जे नेगेटिव होगा, उसके बाद साथ 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा। और फिर आपके पास आएगा के, और के के साथ 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा। 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 कॉलम 2 रोज। और ये चीज़ आप लोग मैट्रिक में पढ़ते हो कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, लेट से यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सेपरेट कर देते हैं। तो 2 क्रॉस 2 को डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड होता है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, इसको फॉलो कीजिएगा। जब आप बच्चे आई को लोगे, जब आप आई को लोगे तो क्या करोगे, आई के कॉलम और आई की रो को छोड़ दोगे। जब आई की कॉलम और आई की रो को छोड़ा तो ये जो चार आपके पास कंपोनेंट्स बने, इनको आपने यहां पर लिख देना। यहां पर आपके पास आ जाएगा ए वाई, ए जी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा बी वाई, बी जी, और इनको आप सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए वाई बी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर्स होंगे, ए जी बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में फार्मूला का नेगेटिव साइन आ जाएगा, ए वाई बी जी, और यहां पर आपके पास आएगा ए जी बी वाई, और साथ क्या आ जाएगा आई। दैट्स इट। इसी तरह से जब आप जे को लोगे तो आपने करना क्या है, जब आप जे को लोगे तो जे के कॉलम को और जे की रो को छोड़ दोगे। मतलब आप जे का कॉलम छोड़ दोगे और जे की रो को छोड़ दोगे। तो बाकी जो चार आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज होंगी उनको यहां पर लिखोगे। यहां पर आएगा ए एक्स, यहां पर आएगा ए जी, यहां पर आएगा बी एक्स, यहां पर आएगा बी जी। जब इसको एक्सपेंड करोगे, जो मेथड मैंने आपको बताया कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, ए एक्स मल्टीप्लाई बी जी के साथ होगा, ए जी मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ होगा, और साथ क्या आ जाएगा जे। और ये नेगेटिव फार्मूला का है, ये हम मैथ में प्रूव करते हैं कि क्यों ये नेगेटिव साइन आता है। यहां पर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने रूल याद रखना है, आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, फिर के पॉजिटिव। फिर तीसरा जब आपके पास के आएगा तो आप के कॉलम को और के की रो को छोड़ दोगे, तो बाकी क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, ये बच जाएगा। इसको आप यहां पर लिख दोगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, और जब इसको एक्सपैंड करके लिखोगे, क्रॉस में करोगे मल्टीप्लाई, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, और ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, और जो बीच वाला नेगेटिव है ये आपके पास फार्मूला का नेगेटिव है, इसको इग्नोर नहीं करना, ये फार्मूला का नेगेटिव है, और ये हमेशा 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने से आता है। तो ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी। अगर आपके पास वैल्यूज होंगी तो उन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड कर सकते। आई के साथ पॉजिटिव आएगा, जे के साथ नेगेटिव आएगा, और जो के होगा उस के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आप इन साइंस का ख्याल रखोगे कोई इशू नहीं आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है, और वो है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से पैरेललोग्राम का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, उन एडजेसेंट साइड्स के ऊपर आपके पास वेक्टर्स हैं। यहाँ पर आपके पास वेक्टर ए और यहाँ पर आपके पास है वेक्टर बी, और ये साइड्स पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी के पैरेलल यहाँ पर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो ये भी बी होगा, ए के पैरेलल में यहाँ वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो ये भी वेक्टर ए होगा। पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, और ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो आपको गिवन है थीटा। और आपने करना क्या है, आपने इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना। तो जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि अगर आप लोग जो दो वेक्टर्स हैं जो पैरेललोग्राम की साइड्स के अलॉन्ग
अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो और उस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये आपके पास उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। दैट्स इट। क्या है बच्चे ये प्रॉपर्टी? अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग दो वेक्टर्स हों और उनके दरमियान एंगल थीटा हो तो उन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और ये किसके इक्वल है? दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ये कैसे आता है? ये बेसिकली दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करके आता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर पैरेललोग्राम की जगह आपके पास एक ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड करना हो तो उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका हाफ ले लोगे तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हैं बच्चे प्रॉपर्टीज आपके डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। अगर टॉर्क इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स की एप्लीकेशन में आता है। पहले बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर टॉर्क को आप डिफाइन करो तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि अगर टॉर्क अप्लाई करने से बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो। हम एक दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को जानते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलेरेशन एंड टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलेरेशन। कि जो रोल फोर्स का हमारे पास लीनियर मोशन में होता है वही रोल टॉर्क का एंगुलर मोशन में होता है। इसके अलावा टॉर्क के बारे में हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है और ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है मोमेंट आर्म जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा आर के साथ और दूसरा हमारे पास होगा फोर्स। तो अगर आप मोमेंट आर्म का और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। अगर हम इसके फार्मूला को देखें और फार्मूला के लिए लेट से हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी को हमने पिवट किया हुआ है पॉइंट ओ पे। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ओ उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। अब इस बॉडी के ऊपर हम पॉइंट ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स हमारे पास है लेट से एफ। तो ये फोर्स हमारे पास पॉइंट ए पे अप्लाई हो रही है। अब जिस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स अप्लाई होगी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर। और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर आपने यहाँ पर टॉर्क को कैलकुलेट करना हो तो टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। और जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन होता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास साइन थीटा आता है और साइन थीटा आने की रीज़न ये कि हमारा वो कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। तो आर एफ साइन थीटा ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड है और साथ हमारे पास आएगा एन कैप और एन कैप शो करेगा टॉर्क की डायरेक्शन को। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो टॉर्क की डायरेक्शन के हवाले से याद रखिएगा कि आप इसको राइट हैंड रूल के साथ फाइंड कर सकते हो और इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इस वजह से इसको एक्सियल वेक्टर का नाम देते हैं। उसका मतलब जब बॉडी एक प्लेन में एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी और अगर हमसे पूछा जाए कि उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या है तो टॉर्क हमारे पास उस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस हमारे पास था, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। और टॉर्क हमेशा आर और एफ के परपेंडिकुलर होता है। तो कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉर्क अगर आर एफ साइन थीटा के इक्वल है तो टॉर्क का और आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चे अगर टॉर्क और आर को देखा जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। और इसी तरह से टॉर्क का एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा। और रीज़न क्या है? बिकॉज टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। और एन के बारे में पूछा जाता है कि एन ही यूनिट वेक्टर क्यों यूज होगा। तो उसकी वजह यह कि एन मीन्स नॉर्मल, कि जो टॉर्क है वो उस प्लेन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, जहां पर आपके पास वेक्टर आर और एफ एग्जिस्ट करते हैं। टॉर्क को मेजर किस यूनिट में किया जाता है? टॉर्क का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर होता है, इसका एसआई यूनिट है। और इसका जो एसआई बेस यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन के बारे में मैंने बता दिया अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बात करते हैं डिपेंडेंस की। टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो मैं फार्मूला से क्लियर होता है कि टॉर्क की जो डिपेंडेंस है वो फोर्स के ऊपर है, कि जितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी टॉर्क ज़्यादा होगी।
दूसरी जो इसकी डिपेंडेंस है वो आपके मोमेंट आर्म के ऊपर है कि जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा हो, जैसे पूछा जाता है ना कि आपके पास एक स्पेनर है, उस स्पेनर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है और उसके मुकाबले में एक स्पेनर वो है जिसकी जो लेंथ है वो लार्ज है। अब किससे किसी भी चीज़ को ओपन करना आसान होगा? ऑब्वियसली उस स्पेनर से जिसकी लेंथ लार्ज है। तो जो मोमेंट आर्म है वो जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतनी जो टॉर्क है वो भी आपके पास ज़्यादा होती है। तो लॉन्ग मोमेंट आर्म हमेशा आपके पास हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वो एंगल है, एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा है बिटवीन आर एंड एफ, जो कि आपको फार्मूला में नज़र आता है साइन थीटा से। क्योंकि अगर ये एंगल आपके पास ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो। अगर ये एंगल 90 होगा तो साइन 91 और टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। फिर एक बात और याद रखिएगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कभी भी पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास नहीं होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करेगा तो आपका मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा और टॉर्क की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फ़र्ज़ करो आपके पास ये एक रॉड है और इस रॉड को आपने पॉइंट ओ के ऊपर पिवट किया हुआ है। अब इस बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करते हो फोर्स, ये आपने फोर्स अप्लाई की। अब क्या ये जो फोर्स आप इस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी? तो उसका आंसर है नो। इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। और वजह क्या? क्योंकि अगर आप इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को देखो तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है पॉइंट ऑफ रोटेशन में से। और जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करे तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? जिस जगह फोर्स अप्लाई हो रही है और जिस जगह के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है, आंसर है नो। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करे तो आपका मोमेंट आर्म जीरो होता है और टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होती है। इसका मतलब अगर फोर्स एग्जैक्टली जो पिवट पॉइंट है वहां पर अप्लाई हो तो तब भी तो टॉर्क जीरो ही होनी चाहिए। और आंसर है यस, तब भी तो टॉर्क जीरो ही होगी। और क्यों? तब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास कर रहा है और आपकी मोमेंट आर्म की वैल्यू जीरो और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन जानते हो कि जो बॉडी है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस क्यों होती है? तो कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस भी इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पर भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करता है। तो फर्स्ट करो एक मीटर रॉड है और मीटर रॉड का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आप इसको बैलेंस कर लेते हो। तो फर्स्ट करो आपने वेज रखा और यहां पर इसको बैलेंस कर लिया। क्यों? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस क्यों हुआ? उसकी वजह ये इस पॉइंट के ऊपर इसका वेट ऐड कर रहा है और ये वेट पास कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ रोटेशन से। और जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करे तो मोमेंट आर्म की वैल्यू जीरो होती है और टॉर्क की वैल्यू भी जीरो के इक्वल आएगी। टॉर्क के बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के अंदर एक बॉडी कब होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास तब होगी जब एक बॉडी की एक्सेलेरेशन जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम के बारे में डेफिनेशन ये लिखी जाती है, इफ एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब एक्सेलेरेशन के जीरो होने की रीजन ये भी हो सकती है कि बॉडी हमारे पास रेस्ट पोजीशन पर हो और इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर फर्ज करो एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में भी उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब यहां पर एक्सेलेरेशन कौन सी जीरो? ये लीनियर भी हो सकती है और ये एंगुलर भी हो सकती है। तो अगर एक बॉडी की एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो हो द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। और जब एक्सेलेरेशन जीरो होती है तो आप कहोगे एक बॉडी पे अप्लाई होने वाली तमाम जो फोर्सेस होंगी वो भी जीरो। अब ये भी कह सकते हो कि एक बॉडी पे अप्लाइड जो तमाम टॉर्क्स हैं उनका सम जीरो, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल होंगी। इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि अगर आपके पास तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं उनका सम जीरो, तो इसका मतलब बॉडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रही है। क्योंकि मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब आपके पास जो फोर्स है वो जीरो हो। और इसके अलावा अगर टॉर्क जीरो है तो आप ये कहोगे कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे हो रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो हो तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये तमाम पॉइंट्स आपके पास इक्विलिब्रियम से रिलेटेड करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की टाइप्स की। इक्विलिब्रियम को
4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। और वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है स्टैटिक, अगर एक बॉडी रेस्ट पर हो। एक है डायनेमिक, अगर एक बॉडी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही हो। फिर एक है ट्रांसलेशनल, अगर आपके पास लीनियर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 हो। और एक है रोटेशनल, अगर आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो। ये 4 टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। अब चारों को वन बाय वन देखो कि स्टैटिक तब जब बॉडी हमारे पास रेस्ट पर है। अब रेस्ट के ऊपर ये भी हो सकता है कि लीनियर वेलोसिटी 0 हो, और ये भी हो सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी 0 हो। डायनेमिक, अगर हमारे पास एक बॉडी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी रखती है, एक गाड़ी एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है अगर वो कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। ट्रांसलेशनल, अगर हमारे पास जो लीनियर एक्सेलेरेशन है वो 0 के इक्वल हो, इसका मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है अगर वो कांस्टेंट हो तो दैट इज योर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये भी कह सकते हो कि जब फोर्सेस 0 हों। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 हो, मींस टॉर्क 0 हो। जब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म हो तो तब हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आपके पास है वो ये कि जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों हो, मतलब लीनियर एक्सेलेरेशन भी 0 हो और एंगुलर एक्सेलेरेशन भी 0 हो, जब फोर्सेस का सम भी 0 हो और टॉर्क का सम भी 0 हो, तो तब उस बॉडी के बारे में कहोगे द बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो ये हैं इक्विलिब्रियम की टाइप्स। अब आते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट्स की तरफ कि इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अगर एक बॉडी को डिस्टर्ब करने से वो बॉडी दोबारा से अपने एक्चुअल स्टेट को रीगेन कर ले तो स्टेबल, अगर ना कर पाए तो अनस्टेबल, और अगर एक न्यू पोजीशन अडॉप्ट कर ले तो ये आपके पास न्यूट्रल। लेकिन ये डेफिनेशन कई दफ़ा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करती। इस वजह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यूज करते हैं। तो फर्स्ट करो आपके पास एक बाउल है और उस बाउल के बॉटम पे एक बॉल प्रेजेंट है। अब इस बॉल के अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखोगे तो ये इस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो कहा जाता है अगर एक बॉडी को डिस्टर्ब करने से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्चुअल लेवल से रेज हो जाए, मतलब इस बॉल को मैं इस बाउल से बॉटम से उठाकर यहां पर लेकर जाऊं तो क्या होगा? ये बॉल वाइब्रेट करने के बाद दोबारा वापस उस पॉइंट पे आ जाएगी, ये स्टेबल है। तो जब भी एक बॉडी को डिस्टर्ब करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल लेवल से रेज करे, ऊपर चला जाए, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाए, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। इस बाउल को उल्टा कर देते हैं और इसके टॉप के ऊपर बॉल को रखते हैं। अब ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस बॉल को अगर मैं डिस्टर्ब करता हूं तो क्या कोई चांस है इस बॉल के वापस आने का? नो। अगर इस बॉल को मैं डिस्टर्ब करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके एक्चुअल लेवल से नीचे चला जाएगा। तो अगर एक बॉडी के डिस्टर्ब करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने एक्चुअल लेवल से नीचे चला जाए, लोअर हो जाए, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाए, तो इसको बच्चे बोलते हैं अनस्टेबल। और तीसरा है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल और अनस्टेबल का डिफरेंस देखिएगा। एक स्ट्रेट सरफेस है, उस स्ट्रेट सरफेस के ऊपर एक बॉल प्रेजेंट है। ये बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस बॉल को मैंने पुश किया, ये बॉल रोल करती हुई आगे चली गई। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने अपनी जगह को चेंज किया? नो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लेवल पे रही। तो न्यूट्रल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाती है, नीचे चली जाती है। लेकिन जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो ना तो अपने लेवल से ऊपर जाता है ना अपने लेवल से नीचे जाता है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जब एक लट्टू घूम रहा होता है तो आप वहां भी देख सकते हो कि लट्टू के घूमते हुए कब वो स्टेबल में होगा, कब वो अनस्टेबल होगा और कब वो न्यूट्रल होगा। लट्टू ने घूमते हुए गिरना है, वो अनस्टेबल है, लेकिन लट्टू को उल्टा रख दो तो वो स्टेबल रहता है। अब आते हैं कंडीशंस की तरफ। टाइप्स हो गई, स्टेट्स हो गई, तीसरी चीज हमारे पास कंडीशंस है कि इक्विलिब्रियम की टोटल कंडीशंस कितनी है। आंसर है 2। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कहा जाता है, और एक हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स कहा जाता है।
जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर एक बॉडी पे तमाम जो फोर्सेस हैं उनका सम जीरो के इक्वल हो, इसका मतलब अगर बॉडी पे अप्लाइड जो फोर्सेस अलोंग एक्स वो भी जीरो हों और जो फोर्सेस अलोंग वाई वो भी जीरो हों, तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को अटेन करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट इज अबाउट फोर्सेस। और अगर फोर्सेस का सम जीरो होगा, इसका मतलब एक्सलेशन की वैल्यू जीरो, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व, इसका मतलब आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगी। जैसे पैराट्रूपर फॉल जब करता है तो ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो तो फोर्सेस का सम जीरो होता है। ये आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करता है। एक पिक्चर को हैंग करते हो तो जितनी उस पिक्चर की स्ट्रिंग्स में टेंशन है उतना वेट है, इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर एक सिस्टम के ऊपर तमाम जो टॉर्क्स हैं उनका सम जीरो हो, और तमाम टॉर्क के सम जीरो होने का मतलब ये है कि जितनी टॉर्क आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी उतनी टॉर्क आपके पास क्लॉकवाइज होगी। और एक बात याद रखिएगा कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होती है वो पॉजिटिव होती है। इस वजह से जब आप इनका सम लेंगे तो आंसर जीरो के इक्वल आएगा। तो अगर एक सिस्टम पे टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल हो, दैट इज सेकंड कंडीशन। और टॉर्क के जीरो होने का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। एग्जांपल है सी सॉ। ये सी सॉ पे एक बच्चा राइट पे और एक बच्चा लेफ्ट पे बैठता है, और अगर वो सी सॉ बैलेंस हो जाए, इसका मतलब जितनी हमारे पास टॉर्क क्लॉकवाइज है उतनी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारे पास है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का वन शॉट लेक्चर, जिसमें हमने इसमें प्रेजेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर किया। तो आई होप इस लेक्चर के बाद आपका कंप्लीट वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम का यूनिट परफेक्टली रिवाइज होगा, और उसके बाद आप किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।